नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक जो बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है वर्ष 2024-25 के लिए, उसके अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो बच्चों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक के नाम का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया है तो वो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है आपके वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक का मतलब होता है ओरिजिनल, रियल का मतलब भी ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल संख्याएं या वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो उसे समझने के लिए ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसे आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल मेरी गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा और पूरी प्रश्नावली आपके बहुत ईजी हल हो जाएगी। तो देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय संख्या की परिभाषा है वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। देखिए, बराबर को अगर कोई तीसरी रेखा काट रही है लाइन, तो उसका मतलब है वो नहीं है। ठीक है, तो Q बराबर 0 नहीं है। P/Q का मतलब है भिन्न के रूप में लिखी भी हो, और जो हर है, भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश व हर के रूप में। जैसे 4/5, तो ये ऊपर वाली संख्या क्या है? अंश। नीचे वाली क्या है? हर। तो हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? P/Q के रूप में, है ना। तो ये जो हर है आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 5, -3, 3/4, 5/7 आदि। यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याओं में शामिल होती है? तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सभी भिन्न परिमेय संख्याओं में शामिल की जाती है। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि परिमेय का मतलब जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि हम हर का भाग Q का भाग P में देते हैं तो उसका मान या तो पूरा आ जाता है या दशमलव के बाद शांत दशमलव के रूप में आता है। यानी कि उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसकी परिभाषा क्या होती है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जस्ट परिमेय की उल्टा अर्थ निकलता है इसमें। जैसे √2, √3, √5, पाई 0.101001 और अनंत तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? √2 का मान फिक्स मान नहीं है। ठीक है, इसलिए यह अपरिमेय में आ जाती है। √3 का मान भी फिक्स मान नहीं है। आप अगर इसका वर्गमूल निकालते हो इनका, तो इनका वर्गमूल फिक्स नहीं आता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, लेकिन परिमेय संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आती है। तो देखिए, आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसके उदाहरण है √2, √3, √5 और पाई। फिर आगे जैसे 0.101, 001, 0001 और अनंत तक, ऐसे इसका मान बढ़ता जाता है। अब देखिए, लेकिन इसका अंत कभी नहीं आता है, इसलिए यह अपरिमेय कहलाती है। अब देखिए, परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी आती है? प्राकृत संख्या आपने कक्षा 9 में पढ़ी है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब पूर्ण संख्या, सेकंड नंबर क्या है? पूर्ण संख्या, यानी जिन
प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जीरो के बिना बहुत सारे मान ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जीरो को इनमें शामिल किया गया, आवश्यकता थी इसकी, तो जैसे ही इसको हमने शामिल किया ये पूर्ण हो गई। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं, जो जीरो से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी धनात्मक है। ध्यान रखिए, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं और ये अनंत तक जाती है। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक में क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि जीरो के इधर जो संख्याएं चलती है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये क्या कहलाती है, धनात्मक संख्याएं। और जीरो के इधर बाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ की धनात्मक संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं ऋणात्मक होती है, -1, -2, -3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण प्लस अंक से बनी है, यानी इसमें पूरे पूरे अंक होते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन अंक आपके पूरे पूरे होंगे, पॉइंटों में नहीं होंगे या भिन्न के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको कन्फर्म याद रखनी है। अब देखिए वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा जिसमें सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती है, परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं भी। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, तो P के नीचे Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या में देखिए, आप पूर्णांक को उठा के देख लीजिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे 5 है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। सारी पूर्ण संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 है, इन सब के नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो ये क्या है, P/Q के रूप में हो जाती है। और माइनस की जो संख्या है इनके माइनस लगा दो। 0 देखिए, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जैसे माइनस का 1, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, माइनस के 2, इसके नीचे 1 लगा सकते हो। तो ये सारी संख्याएं क्या है, आपके परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, जिसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। अब देखिए वास्तविक संख्या रेखा 0 से दाईं तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं, ये दाईं तरफ है, क्या है, दाईं तरफ, तो ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और इस 0 से बाईं तरफ इधर चलते हैं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जिनके माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है, और ये अनंत तक जाती है, दोनों तरफ अनंत तक जाती है। ये वास्तविक संख्या रेखा होती है। और ध्यान रखिए 0 से 1, 2, 3, तो इनके बीच का जो अंतराल होता है वो समान होता है। और ये तो सारी क्या है, परिमेय संख्या है, इस संख्या रेखा पे जो आपको दिख रही है। अब इनके बीच में जो संख्या रेखा के बीच में 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में परिमेय और अपरिमेय अनेक संख्याएं होती है। तो इस संख्या रेखा के ऊपर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो प्रत्येक संख्या के लिए होता है। अब इस अध्याय में जो हम दो वास्तविक संख्याओं के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं जिनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, तो उसमें देखिए पुराने सिलेबस में आपके ये पहली जो विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कलन विधि कहते हैं, ये पुराने सिलेबस में थी, इसको हटा दिया गया है। इसको हम आपके सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये दूसरी जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगी और ये आपके सिलेबस में है। तो इसको समझने से पहले मैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों के मैसेपे यानी कि महत्तम समापरिवर्तक या HCF निकालने की एक विधि है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक जिसको एक को तो A मान लेते हैं, एक को B मानते हैं, जहाँ A क्या है B से बड़ा हो, तो ये जो विधि है इसका A बराबर क्या होता है B इंटू Q प्लस R, जहाँ R जो है B से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ देखिए A को हम क्या मान रहे हैं भाज्य, B को हम क्या मान रहे हैं भाजक, और Q को क्या मान रहे हैं भागफल, प्लस R को क्या है शेषफल। तो आपने भाग हमेशा दिया ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 25 में आप 5 का भाग देते हो या 4 का भाग देते हो, 4 का देते हैं तो 4 छंग 24, क्या है 4 छंग 24, क्या बच गया 1।
तो अब इसमें क्या है, ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये तो आपके क्या है, ए है, जिसे आप क्या कहते हो, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। जो ये 4 है ये क्या है आपके बी, इसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और ये जो 6 है ये है आपके क्यू। क्या है, क्यू, जिसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और ये जो नीचे 1 बच गया है इसे आर बोलते हैं। ये है आपकी क्या है, शेष फल। शेष फल को क्या बोलते हैं, आर। भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू। और भाज्य को क्या बोलते हैं, बी। और भाज्य को कहते हैं ए। तो इसको एक सूत्र के रूप में लिख दिया, ए बराबर बी इंटू क्यू। यानी कि जब हम भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और फिर शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं तो ये वापस आपकी क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। ठीक है, देखिए 4 को हम 6 से गुणा करते हैं, 6 चौका 24, और 1 को जोड़ा तो कितने हो गए, 25। आपका ए क्या है, 25। ठीक है, तो ए बराबर बी इंटू क्यू, प्लस में आपको क्या जोड़ना है, आर को जोड़ना। तो यहाँ ए तो आपकी क्या है 25, बी क्या है आपके 4 इंटू भागफल क्या है 6Q, प्लस आर क्या है 1। तो ये आपके देखिए 25 बराबर 6 चौका 24 प्लस 1 क्या होता है 25। तो 25 बराबर 25 हो गया है। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसे कलन विधि भी कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण जिसे हम हल कर लेते हैं तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये उदाहरण है, ये भाग विधि जो हम सामान्य भाग देते हैं उससे HCF निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, HCF ज्ञात कर रहे हैं। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए भाग विधि में कैसे ज्ञात करते हैं, आपके पास एक संख्या तो है 96, एक संख्या है 404। तो जो बड़ी संख्या है उसको हम A मानेंगे। क्या मानेंगे, A। और जो छोटी संख्या है उसे क्या मानेंगे, B। अब बड़ी में ही छोटी का भाग दिया जाता है, तो जो बड़ी संख्या है उसको तो हम कहाँ लिखेंगे, अंदर। ये आपके भाग का चिन्ह है, इसके अंदर आपको लिखना है, और भाजक को आगे लिखना है। तो 96 और 404। अब 96 का भाग हम 404 में देते हैं तो कितनी बार पूरा जा रहा है, 4 बार। और कितना आया भागफल, 384। ठीक है, यानी कि 96 का भाग 404 में दिया, 4 बार गया तो 384 आ गई। 404 में से 384 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 20। अब क्या है, इस भाग विधि में आपको जो पहले वाला भाजक है, ठीक है, उसको तो लिखना है अंदर, और जो शेषफल है उसका क्या देना, आपको भाग देना है। ठीक है, तो अब 20 का भाग देते हैं तो 20 चौक 80, 4 बार जा रहा है, वापस शेषफल कितना आया है, 16। बस यही प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी। तो 16 का भाग फिर 20 में देंगे। देखिए ये भाजक कहाँ आ गया, यहाँ बीच में आ गया, यानी कि एक की जगह आ गया भाज्य की जगह, और जो शेषफल है वो कहाँ आ गया, भाजक की जगह। तो इस शेषफल का इसमें भाग दे रहे हैं, एक बार जा रहा है, 16 का 16। अब 20 में से 16 को घटा दिया तो 4 आ गया। अब देखिए वापस ये जो भाजक है यहाँ आ जाएगा भाज्य की जगह। ठीक है, और फिर 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, 16 में 16 गया तो 0, यानी कि शेषफल 0 आ गया। और जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है तो जो लास्ट वाला भाजक है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, इसी विधि को आप केवल इधर आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में चरण वाइज लिख लीजिए। देखिए 404, इसमें पहले आपने क्या किया, 96 का B क्या आपको इस क्रम में लिखना, B इंटू क्यू प्लस आर, इसी सूत्र के आधार पे। तो एक की जगह तो आपको क्या लिखना है, 404। ठीक है, B की जगह क्या लिखना है, 96, गुणा में क्यू क्या है आपके 4, तो 4 यहाँ लिख दिए, प्लस में शेषफल क्या आया 20, पहले चरण में आपके आया, इसको इस रूप में लिख दीजिए, आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि चलेगी। अब सेकंड चरण ये वाला आ गया, तो यहाँ आपके क्या है, ए क्या हो गया, 96 हो गया। ठीक है, बी क्या है 20, गुणा में क्यू क्या है 4, प्लस आर में क्या है 16। ठीक है, शेषफल बस इस रूप में लिखिए, ये आपका हो गया चरण सेकंड। अब है चरण नंबर थर्ड।
तो इसमें क्या है देखिए, ए तो हो गया 20, बी क्या हो गया 16 और क्यू क्या हो गया 1 प्लस आर क्या हो गया 4। चौथे चरण में देखिए यहाँ आपके ए हो गया 16 बराबर बी क्या है 4 इंटू क्यू बी क्या है 4 प्लस में शेषफल क्या है 0, आर क्या है 0। तो बस इस प्रकार आपको चरण लिखने हैं। तो ये विधि जो जब आप काम में लेते हो तो डायरेक्ट आप अगर इसको इस प्रकार नहीं कर सकते हो तो आप इस भाग विधि से करिए और फिर बाद में इसको चरण के रूप में लिख दीजिए। आपका HCF 96/404 का HCF क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में आपने किसका भाग दिया बी का, जो लास्ट वाला बी है शेषफल 0 आता है वो आपका क्या हो जाता है HCF। यहाँ पर भी देखिए लास्ट में आपने किसका भाग दिया 4 का, तो यहाँ शेषफल क्या आया 0, तो यहाँ आपका HCF क्या हो गया 4। अब आपके देखिए बच्चों, इस अध्याय में वास्तविक संख्याओं के 2 अति महत्वपूर्ण गुण, उनमें से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये दूसरा जो गुण है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इसी प्रश्नावली में इसका अध्ययन करना है। तो देखिए इसके लिए आपको प्रमेय 1.1 को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या कह रही है प्रमेय 1.1, एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो आपको इस प्रमेय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके प्रत्येक जो शब्द है इनका अर्थ आपको आना चाहिए, समझना ज़रूरी है। तो देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, तो भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो, किसी तीसरी संख्या का क्या जाता हो भाग जाता हो, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जस्ट इसकी उल्टी परिभाषा है, विपरीत परिभाषा है कि एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, यानी जो भाज्य संख्या होगी, जैसे मान लो 25 है, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम, इस प्रकार 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, तो ये 5 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है। तो 5 × 5, ठीक है, 25 को हम किस रूप में लिख सकते हैं 5 × 5 के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने 25 को लिखा है 5 × 5, तो इसका मतलब भी क्या है 25 और ये भी क्या है 25, तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि जो ये गुणनखंड होते हैं इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए 60 है, 60 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 60 है, इस प्रकार 2 का भाग दिया 30 बार, फिर 2 का दिया 15 बार, फिर 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। ये इधर वाली जो संख्या है ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम 60 को किस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखिए 60 को 2 × 2 × 3 × 5, यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 60। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60। अब इनको हम क्या है घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गई। फिर देखिए 3 कितनी बार है 1, तो 3 की घात 1 हो गई। 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 की घात 1 हो गई। घातों के रूप में लिख सकते हैं। या फिर ये क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनके क्रम के बिना, यानी कि इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ 2 ले लिया, फिर यहाँ 2 आना चाहिए, उसकी जगह हमने 3 ले लिया,
और 5 ले लिया, फिर इस 2 को बाद में ले लिया, यानी कि इनकी क्रम जो है, क्रम के बिना यानी इनका कोई क्रम जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, जैसे 150 उदाहरण और लेते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 3 × 5 × 5, और घात के रूप में लिखते हैं तो 2 की घात 1 × 3 की घात 1 × 5 की घात 2, 5 2 बार है तो 5 की घात 2। इस प्रकार आपको ये करना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सेकंड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग HCF ज्ञात करने में करते हैं, जबकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा HCF तथा LCM दोनों ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है उससे हम केवल और केवल HCF ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि महत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात कर सकते हैं में से पे, लेकिन जो आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है 1.1 उसके द्वारा हम HCF भी ज्ञात कर सकते हैं और LCM भी, यानी दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से HCF व LCM ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं तो आप देखिए नीचे, HCF जिसे हम मैसेपे भी कहते हैं, HCF किसे कहते हैं तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। यानी जो संख्या होती है उनमें प्रत्येक जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है, इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं तो गुणनखंड की सबसे जो छोटी घात होती है उभयनिष्ठ की, ध्यान रखना उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो कॉमन है दोनों में, कि सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है HCF। तो देखिए जैसे 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है, ये आपके किताब के उदाहरण नंबर 2, ठीक है, तो 2 है ये। तो इसमें देखिए 6 को हम 2 × 3 के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, तो 2 3 6 होता है, यहाँ 2 की घात 1 और यहाँ 3 की घात 1, क्योंकि दोनों एक एक बार आ रहे हैं। अब देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 2 × 2 × 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, ये इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है, इस प्रकार 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार निकालते हैं, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, तो इनको हम इस प्रकार लिखते हैं 2 × 2 × 5, और घात के रूप में लिखते हैं तो 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 × 5 की घात 1, ठीक है। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में ही होनी चाहिए वह संख्या, और उसकी सबसे छोटी घात आपकी क्या होगी, उसका गुणनफल HCF होगा। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 की घात 1, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, यानी दोनों में होना उसका ज़रूरी है। तो यहाँ 2 दोनों में है, लेकिन इसमें सबसे छोटी घात किसकी है, ऊपर वाले की, ठीक है, तो 2 की घात 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा HCF 2। और इसका एक जो दूसरा तरीका है वो क्या है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे गोला कर लेते हैं, जो कॉमन आता है उनका फिर अपन क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, अब आगे इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो हम सबको बाकी को छोड़ देंगे, जो कॉमन है वही आपका क्या है HCF होगा। अब देखिए LCM ज्ञात करना 6 और 20 का, तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए। LCM किसे कहते हैं, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए HCF में तो सबसे छोटी घात और LCM में सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, LCM होता है। तो देखिए यहाँ 6 और 20 का LCM ज्ञात करना है, उदाहरण नंबर आपका 2 है, ये 6 का घात के रूप में लिखते हैं 2 की घात 1 × 3 की घात 1 के रूप में अभाज्य गुणनखंड आ गए। 20 के क्या आ रहे, 2 की घात 2 और × 5 की घात 1। अब इसमें सबसे बड़ी जो घात है उसको लेना है, यहाँ दोनों में है, तो पर बड़ी घात किसकी है, इसकी, 2 की घात 2, तो ये आपके यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, प्रत्येक का मतलब सभी, तो 2 आ गए, कॉमन है, ज़रूरी नहीं हो, कॉमन नहीं है उसको भी इसमें लेना है LCM में, और HCM में तो HCF में जो कॉमन होता है उसी को लेना है, ठीक है, और इसमें जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, अब इनको क्या है गुणा करना। तो देखिए
ये 2 की घात 2 है तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका उदाहरण नंबर 2 हो गया है। अब उदाहरण नंबर 2 की जो संख्याएं हैं उन्हीं के आधार पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध, यानी इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये आपका सूत्र है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। यानी कि आपके पास जो दो संख्याएं होती हैं, एक संख्या ए होती है, एक बी होती है, उसका एचसीएफ, उसको गुणा करते हैं हम एलसीएम, यानी ए और बी का जो एलसीएम है इन दोनों को गुणा करते हैं और दोनों संख्याओं को परस्पर गुणा करते हैं तो ये दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है, जैसे 6 और 20 का ले लेते हैं, का एलसीएम बराबर कितना आपके पास 60 आया है, तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एलसीएम आपके पास 60 है, ए आपके पास 6 है, बी आपके पास 20 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम आपके पास 60 दे रखा है, तो 60 एलसीएम की जगह 60 लिख दिया, इंटू एचसीएफ बराबर 6 इंटू 20, ए की जगह 6, बी की जगह 20। अब देखिए एचसीएफ इधर रह गया, एचसीएफ के गुणा में है एलसीएम, तो 60 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, इधर भाग में जाएगा। तो भाग में गया तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 से 6 कट गया, तो एचसीएफ क्या आया 2। यानी कि आप इस सूत्र की सहायता से आपके पास अगर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हो, एलसीएम दे रखा है तो आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो, और दोनों संख्या आपके पास है तो आप दोनों तरीक़ों से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। अब इसका उदाहरण नंबर 3, आपके जो अध्याय 1 है उसका उदाहरण नंबर 3 है, इसको यहाँ हल कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकालते हैं, 2 का भाग दिया 96 में तो 48 बार, फिर 2 का दिया तो 24 बार, फिर 2 का दिया तो 12 बार, फिर 2 का दिया तो 6 बार, फिर 2 का दिया तो 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार। इसको आप अगर अलग से निकालना चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो। ये देखिए 96 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, इकाई के अंक को देखकर आपको छोटी संख्या का भाग देना है। 2 का दिया 48 बार गया, फिर 2 का दिया 24 बार गया, फिर 2 का दिया 12 बार गया, फिर 2 का दिया 6 बार गया, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। अब इन सबको लिख लेते हैं, 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सबको हम गुणा करते हैं तो आपके क्या प्राप्त होगा, 96। तो आपकी परिभाषा कह रही थी कि अभाज्य संख्या को अगर हम अभाज्य संख्या के टुकड़ों के रूप में लिखे गुणनफल के रूप में, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे। देखिए गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। ठीक है, तो इसी रूप में, तो ये देखिए अब इसको घात के रूप में लिखते हैं तो ये कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 5 बार, तो इसको 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, किसको, 96 को। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख रखा मैंने 96 को पहले तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, फिर घात के रूप में। अब 404 को करते हैं तो देखिए 2 का भाग दिया 202 बार, फिर 2 का दिया 101 बार। अब 101 में तो 101 का ही जाता है तो 1 बार, तो ये आपकी क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इनको आप गुणा करते हो तो 404 प्राप्त होगा। घात के रूप में लिखते हैं तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 और 101 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, अतः 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो दोनों में देखो 96 और 404 में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात कौन सी आ रही है, तो पहले तो उभयनिष्ठ संख्या देखो, इसमें 2 आ रही है, इसमें भी 2 है। ठीक है, और सबसे छोटी घात किसकी है, 2 की घात 2 यहाँ है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 2 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 2 की घात 2 को लिया, फिर इसको गुणा किया तो क्या आया 4।
तो 96 और 404 का HCF क्या आया 4। अब सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है A इंटू बी, यानी कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF आपके पास 4 आया है, तो 4 HCF की जगह आपको लिखना है 4 इंटू LCM बराबर 96 इंटू 404। अब 4 क्या है गुणा में, तो कहाँ जाएगा भाग में आ गया। अब 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 96 में भी जा रहा है, 404 में भी जा रहा है। तो मैंने 404 में दिया है, काट देते हैं। 4 का भाग देंगे तो 101 बार जाएगा। अब 101 को 96 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके LCM 9696, जिसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 96 और 404 का LCM बराबर 9696। यह आपका आंसर हो जाएगा उदाहरण नंबर 3। अब चलते हैं हम उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों 6 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 6 बराबर 2 की घात 1, 3 की घात 1, क्योंकि दोनों एक एक बार ही है। अब देखिए 72 के करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 कितनी बार हो गई घात के रूप में लिखेंगे तो 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2। 120 के करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको घात के रूप में लिखते हैं तो 120 को, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अब आपको HCF याद करना है। HCF किस किस का 6, 72, 120 का। तो HCF में क्या होता है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है देखिए, और एक 3 आ रहा है, ठीक है, 5 है ही नहीं। तो अब 2 आ रहा है तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है 2 की घात 1, और 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है 3 की घात 1, जो दोनों में है। तो आपको 2 की घात 1 और 3 की घात 1 दोनों लेने हैं और इनको आपस में क्या करना है गुणा। तो आपका क्या आ जाएगा HCF। तो 2 3 6 आपका क्या आ गया HCF। LCM 6, 72 और 120 का LCM क्या होगा, तो सबसे बड़ी घात, ठीक है, और जो कॉमन आ रहा है वो भी, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी, उसको भी लेना है। तो देखिए 2 की घात 3, यहाँ 2 कॉमन है और इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की घात 3 दोनों में है, तो 2 की घात 3 को आपने यहाँ लिख लिया। फिर 3 की घात 2 बड़ी आ रही है तो 3 की घात 2 ले लिया। फिर आगे 5 दोनों में नहीं है, केवल एक में है, फिर भी इसको लेना है, ठीक है, तो 5 की घात 1। अब इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 360। कैसे आप इसको खोल कर भी लिख सकते हो, देखिए 2 की घात 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की घात 2 है तो 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी गुणा करते हैं तो 5 3 15, 15 दूना 15 3 45, 45 दूना 90, 90 को 2 से करेंगे तो 180, 180 को 2 से करेंगे 360 आपका LCM आएगा। बच्चों ध्यान रखना है उदाहरण 3 और 2 में जो हमने LCM ज्ञात किया था सूत्र की सहायता से, वो सूत्र इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नोट लगा के लिखाया है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ये सूत्र केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू है। फिर आपके प्रमेय 1.2 और प्रमेय 1.3 के वीडियो में आगे बनाऊंगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।